हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। क्योंकि अब आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में अगर आप कोई भी कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इस लिमिट को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो अब जैसा कि हमको पता है कि हमारी डेली रूटीन में कई सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि किए जाते हैं, तो उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमारे पर्सनल नेचर के होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे जो पर्सनल नेचर के खर्चे होते हैं उसके संबंध में कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, यानी कि आप पर्सनल नेचर के खर्चों के संबंध में कितना भी पेमेंट जो है वो कैश में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई खर्चे हैं जो कि कैश में करते हैं, तो उस केस में वो खर्चे यदि आपके द्वारा सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश में किए जाते हैं तो वो इनकम टैक्स एक्ट में आपके डिसअलाउड हो जाते हैं। यानी कि इन खर्चों पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है और ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाते हैं और इस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आपके द्वारा जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अदर देन कैश में, दूसरे होते हैं कैश में। तो अब आपके द्वारा जो अदर देन कैश में ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स आपके नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू किए जाते हैं, जैसे कि एनईएफटी है, आईएमपीएस है, यूपीआई है। लेकिन अगर आपके द्वारा कैश में ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो ये ट्रांजेक्शन्स अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश में होते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट में ये ट्रांजेक्शन्स आपके डिसअलाउड होते हैं। और साथ ही अगर आप सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको पेनल्टी का तो पेमेंट करना ही पड़ता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि आप भी 1 अप्रैल 2025 के बाद में अगर कोई कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको कैश ट्रांजेक्शन्स की लिमिट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कैश ट्रांजेक्शन लिमिट इन इनकम टैक्स एक्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। फर्स्ट है डिसअलाउ ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कैश, सेक्शन 40A(3). तो अब यदि कोई बिजनेसमैन है जिसपे कि टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में यदि उसके द्वारा सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कैश में पेमेंट किया जाता है तो वो पेमेंट इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं होता है। यानी कि जब टैक्स पेयर की इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो उस केस में उसके द्वारा 10,000 रुपये से ज़्यादा के जो खर्चे कैश में किए जाते हैं वो अलाउड नहीं होंगे और वो टैक्स पेयर की इनकम का पार्ट बन जाएंगे और उस पर टैक्स पेयर को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप कोई भी कैश में एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करें, जैसे कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई भी अदर डिजिटल मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसअलाउंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 43(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर में कोई भी असेट्स है जो कि परचेज की जाती है, तो जो असेट्स उसके द्वारा परचेज की गई है उसके संबंध में यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा का अगर उसके द्वारा कैश में कोई पेमेंट किया जाता है तो उस केस में ये खर्चे उसके डिसअलाउड हो जाएंगे। यानी कि उसके द्वारा जितनी अमाउंट कैश में पे की जाती है उतनी अमाउंट उसकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी और ना ही उस पर टैक्स पेयर को जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउड किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर टैक्स पेयर को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी उसके द्वारा फिक्स असेट्स परचेज की जाती है बिजनेस से रिलेटेड, तो उस केस में उसको जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना है। अदरवाइज उसके ये खर्चे जो है वो डिसअलाउड हो जाएंगे और ना ही इनकम टैक्स एक्ट में इन खर्चों की कोई डिडक्शन अलाउड होगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस अंडर सेक्शन 269(SS). तो अब यदि मान लो कोई भी टैक्स पेयर है जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में यदि उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई भी लोन है, डिपॉजिट है या एडवांसेस है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, तो वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि यदि उसके द्वारा कोई भी लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है और उसकी अमाउंट अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही एक्सेप्ट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पर्सन से लोन डिपॉजिट लिया गया है और जिस पर्सन के द्वारा लोन डिपॉजिट दिया गया है, अगर दोनों ही पर्सन की सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और उसके अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 269(SS) के जो प्रोविज़न है वो टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही यदि टैक्स पेयर के द्वारा कोई भी लोन, डिपॉजिट या एडवांस है जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कैश में एक्सेप्ट किया जाता है, तो जितनी अमाउंट उसके द्वारा कैश में एक्सेप्ट की जाती है उतनी अमाउंट के बराबर सेक्शन 271D में उसको पेनल्टी का भी पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे जो लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस एक्सेप्ट किया जाता है वो किसी गवर्नमेंट से, बैंक से या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, तो उस केस में सेक्शन 269(SS) के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लोन एंड डिपॉजिट अंडर सेक्शन 269T। तो अब यदि किसी बिजनेसमैन पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में यदि उसके द्वारा कोई भी लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस जो कि एक्सेप्ट किया गया है, तो उस केस में उसके द्वारा जो पेमेंट किया जाता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट का, तो वो अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे यदि टैक्स पेयर के द्वारा 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट कैश में किया जाता है तो उस केस में जितनी अमाउंट उसके द्वारा कैश में की जाती है पेमेंट, उतनी अमाउंट के बराबर सेक्शन 271E में उसको पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बिजनेसमैन को ध्यान रखना है कि यदि टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होता है तो उस केस में 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर पेमेंट है तो वो पेमेंट नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करें। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट है वो किसी गवर्नमेंट बॉडी को, बैंक को या नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को किया जाता है तो उस केस में सेक्शन 269T के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है कैश रिसिप्ट अंडर सेक्शन 269ST। नो पर्सन कैन रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर इन कैश। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके द्वारा सिंगल डे में सिंगल ट्रांजैक्शन के संबंध में यदि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कोई कैश है जो कि एक्सेप्ट किया जाता है, या फिर मान लो कोई मल्टीपल ट्रांजेक्शन है जो किसी सिंगल इवेंट या सिंगल ओकेजन को लेके है किसी भी सिंगल पर्सन से, तो उस केस में भी अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कैश एक्सेप्ट करते हैं, जितनी अमाउंट आपके द्वारा कैश में एक्सेप्ट की जाती है उतनी अमाउंट के बराबर आपको सेक्शन 271DA में पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप किसी भी सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन के संबंध में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई भी कैश जो है वो एक्सेप्ट ना करें। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D। तो अब यदि अगर कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा मान लो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है, तो उस केस में जो अदर देन सीनियर सिटीजन है वो 25,000 रुपये की पर फाइनेंशियल ईयर और जो सीनियर सिटीजन है वो 50,000 रुपये की पर फाइनेंशियल ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही यदि उनके द्वारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अगर कोई खर्चे किए जाते हैं तो वो 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिडक्शन है जो कि क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको ये 25,000 और 50,000 रुपये की जो डिडक्शन है वो तभी अलाउड होती है जबकि उसके द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के संबंध में खर्चे किए जाते हैं वो अदर देन कैश में किए जाते हैं। यानी कि अगर कैश में पेमेंट किया जाता है तो इसकी डिडक्शन टैक्स पेयर नहीं ले सकता है। इसलिए जब भी आपके द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है तो आप कोशिश करें कि आप नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इन खर्चों का पेमेंट करें ताकि आप अपने रिटर्न में इन खर्चों की डिडक्शन क्लेम कर सकें। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ए क्रेडिट कार्ड बिल। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा के क्रेडिट कार्ड के बिल का कैश में पेमेंट किया जाता है या 10 लाख रुपए से ज़्यादा के क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया जाता है, तो इस केस में इन ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। नेक्स्ट है बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर बैंक में एफडी कराई जाती है तो उस केस में उस एफडी की अमाउंट यदि 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में बैंक के द्वारा ये ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके एसएफटी ट्रांजैक्शंस होते हैं और साथ ही इनकी रिपोर्टिंग जो है वो आपके 26 CS में और TIS में भी की जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि एक बैंक में 10 लाख रुपये से ज़्यादा की एफडी ना कराए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपको 18 लाख रुपये की कोई एफडी है जो कि करानी है तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 लाख रुपये की 2 एफडी 2 अलग अलग बैंक में कर सकते हैं, ताकि आपकी ये अमाउंट भी 10 लाख रुपए से कम होगी और ना ही ये ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किए जाएंगे। और साथ ही इस एफडी की अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है वो इंटरेस्ट इनकम यदि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम होगी तो उस केस में आपका TDS भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है डोनेशन अंडर सेक्शन 80G। तो अब हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, NGO है या सोसाइटी है जो कि डोनेशन के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उसमें से कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कि 50% की डिडक्शन अलाउड करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो 100% की डोनेशन की डिडक्शन अलाउड करते हैं। तो अब यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, NRI या किसी भी पर्सन के द्वारा 80G में अगर कोई डोनेशन दिया जाता है और वो डोनेशन की अमाउंट अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में अगर वो डोनेशन कैश में किया जाता है तो वो अलाउड नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि 2,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आप कोई भी डोनेशन करते हैं तो आप नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करें, कैश में डोनेशन ना करें, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट है कैश इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स। तो अब यदि कोई इन्वेस्टर है जिसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश में अगर कोई भी डिबेंचर है, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये ट्रांजेक्शन भी आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स माने जाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है और साथ ही ये ट्रांजेक्शन आपके 26 CS में आपके AIS और TIS में भी शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन सेविंग अकाउंट। तो अब यदि किसी पर्सन के द्वारा अपने सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कैश डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में ऐसे ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है और साथ ही ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपके 26 CS में, AIS और TIS में भी शो किए जाते हैं क्योंकि ये आपके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं। और साथ ही यदि आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आप सिंगल ट्रांजेक्शन के संबंध में 2 लाख रुपये से ज़्यादा का कैश
कैश डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। तो इस लिमिट को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन करंट अकाउंट। तो अब यदि किसी पर्सन के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अपने करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कैश डिपॉजिट कराया जाता है या विड्रॉल कराया जाता है, तो उस केस में ऐसे ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग भी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक के द्वारा की जाती है और साथ ही ये ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माने जाते हैं और इनकी रिपोर्टिंग आपके 26 ES में, TIS और AIS में भी की जाती है। नेक्स्ट है कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। तो अब यदि आपके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर कैश में विड्रॉल किया जाता है, तो उस केस में आप जो कैश विड्रॉल करते हैं उस पर सेक्शन 194N में TDS भी डिडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 194N के जो प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं वो डिपेंड करते हैं असेसी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस क्या है। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसने पिछले 3 साल के अगर अपने ITR फाइल कर रखे हैं, तो उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो केस में 2% से TDS डिडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है जिसने अपने पिछले 3 साल की ITR फाइल नहीं कर रखी है, तो उसके द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉल किया जाता है लेकिन 1 करोड़ रुपए के अंदर है, तो उस केस में 2% से TDS डिडक्ट किया जाएगा और यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में 5% से TDS डिडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो ये TDS डिडक्ट किया जाता है तो आप अपने रिटर्न फाइल करके इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।